जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि नई नई जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी मैं इस चैनल के माध्यम से लाता रहता हूं। आपकी पेंशन की जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, पेंशनर का आया कमेंट, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस होने पर भी पेंशनर को एमएससीपी मिली रिकॉर्ड से। हुआ पार्ट 2 ऑर्डर, अब मिलेगी हवलदार की पेंशन। सर्विस रेगुलराइज करके एमएससीपी ग्रांट करी। दोस्तों, इनका सीधा केस नहीं था एमएससीपी का। पहले रिकॉर्ड ने इनको मना कर दिया कि आपको हम एमएससीपी नहीं देंगे क्योंकि आपकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है। तो दोस्तों, इन पेंशनर ने पहले मेरा एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने बताया था कि हम कुछ केस टेकअप कर रहे हैं जिनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है और कुछ लेटरों के बेस पर आपको एमएससीपी दिलवाई जा सकती है। तो दोस्तों, इन पेंशनर ने वो वीडियो देखा, कुछ फॉर्म निकाले जो मैंने पहले डाले हुए थे और गवर्नमेंट के लेटर के अनुसार फिर इनको एमएससीपी दी जा रही है। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूं। पहले मैं पेंशनर का मैसेज दिखाता हूं। यह है दोस्तों पेंशनर का मैसेज, जिन्होंने लिखा, जय हिंद रक्षित सर, आपकी वजह से मेरा एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर हो गया है। अब मुझे हवलदार की पेंशन मिलेगी। जी हां दोस्तों, इनका रैंक था सिपाही या नायक। इनकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस या फिर सर्विस 16 साल नहीं हो रही थी। 16 साल से कुछ दिन कम या फिर कुछ महीने कम हो रही थी। तो दोस्तों, जिनकी भी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है तो उनको फिर एमएससीपी दी जा सकती है, कुछ लेटरों के बेस पर या फिर कोर्ट केस करके। तो इनका भी सेम केस था। पहले रिकॉर्ड ने इनको मना कर दिया था कि आपको हम एमएससीपी नहीं देंगे क्योंकि आपकी सर्विस है ही नहीं एमएससीपी लेने के लिए। उतनी सर्विस होनी चाहिए लेकिन इनकी थी नहीं। फिर दोस्तों क्या हुआ, इन्होंने वो वीडियो देखा और उसमें मैंने कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करे थे, जिसमें एक लेटर था एमओडी का। ये वाला लेटर था 3 जून 2016 का, जिसमें सब्जेक्ट लिखा है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ नॉन क्वालिफाइंग सर्विस। यानी जिनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है, उतनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं है जिसके बेस पर एमएससीपी मिल सके, तो ऐसे केसों को भी एमएससीपी दी जा सकती है। और दोस्तों, इसमें केस थे जैसे एडब्ल्यूएल, ओएसएल या फिर जिनकी कुछ पनिशमेंट थी। तो दोस्तों, ये सब कोर्ट केस के थ्रू भी हो सकता है और कुछ लेटर के बेस पर हो सकता है। तो दोस्तों, उन्होंने वो वीडियो देखा पेंशनर ने, और इस लेटर के बेस पर और कुछ फॉर्म थे एमएससीपी के, उसके बेस पर अपने रिकॉर्ड से कार्रवाई करी। जो रिकॉर्ड ने पहले मना कर दिया था देने के लिए कि हम आपको एमएससीपी नहीं देंगे, फिर उसी रिकॉर्ड ने पार्ट 2 ऑर्डर जनरेट किया। अब इनको मिलेगी हवलदार की पेंशन। तो दोस्तों, जो भी मैं आपको गाइडेंस देता हूं, जो रास्ता बताता हूं, वो आपकी हेल्प करता है। बस कार्रवाई आप खुद करते हैं और आप अपना हक ले लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी कार्रवाई कर सकते हैं और फिर आपको आपका हक मिल सकेगा। चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। पीएनबी सीपीपीसी ने दिया पेंशनर को डीआर का एरियर 2 महीने का। दोस्तों, यह भी खुशखबरी है और ये उन पेंशनर के लिए खुशखबरी है जिनकी पेंशन पीएनबी से आ रही है, सीपीपीसी से आ रही है, और इन पेंशनर्स को डीआर का एरियर मिल गया है। जो आपका 46 से 50% हुआ था, उसका एरियर दे दिया है 2 महीने का, जनवरी का और फरवरी का। होली से पहले मेरा एरियर। और दोस्तों, बैंक की तरफ से कितना मिला एरियर, यह भी मैं आपको दिखा देता हूं। यह भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है। यह है दोस्तों स्क्रीनशॉट जो पेंशनर ने मुझे भेजा। 872 रुपए पहला मैसेज आया, दूसरा मैसेज आया 872 का। तो दोस्तों, 2 महीने का इनको एरियर मिला। कल की तारीख में 20 मार्च को यह एरियर मिला। फिर दोस्तों, एक तो यह मैसेज आया और फिर कुछ पेंशनर मेरे को कमेंट में भी कह रहे थे कि सर, पीएनबी ने डीआर का एरियर दे दिया जनवरी और फरवरी का। दोस्तों, इसका मतलब है कि बैंक तो आपको डीआर का एरियर दे रहा है जैसे पीएनबी ने दिया। तो क्या अगर आप स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं तो क्या स्पर्श भी आपको डीआर का एरियर दे सकता है 31 मार्च से पहले या फिर 31 मार्च तक? दोस्तों, यह सोचने वाली बात है। जैसा कि भारत सरकार का ऑर्डर निकला था डीआर पर, उन्होंने लिखा हुआ था कि जब आपकी पेंशन आ जाएगी उसके बाद ही हम डीआर का एरियर देंगे। यानी जब आपकी पेंशन आएगी तो उससे पहले नहीं दिया जाएगा आपका डीआर का एरियर। दोस्तों, जब उस लेटर में लिखा हुआ था तो फिर पीएनबी ने डीआर का एरियर कल कैसे दे दिया? और बल्कि इनकी मार्च की पेंशन आई भी नहीं है, यानी बिना मार्च की पेंशन आए उससे पहले डीआर का एरियर कैसे दे दिया? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है।
जब भारत सरकार ने ऑर्डर निकाले थे डीए पर डीआर पे, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो मार्च की सैलरी आएगी उसके बाद ही आपका डीए का एरियर मिलेगा, या फिर पेंशनर के लिए डीआर का एरियर मिलेगा जब मार्च की पेंशन आ जाएगी। यानी मार्च की सैलरी आई नहीं, मार्च की पेंशन आई नहीं, उससे पहले डीआर का एरियर आ गया। ऐसा कैसे हुआ? तो क्या अब स्पर्श भी आपको मार्च में ही दे देगा डीआर का एरियर 2 महीने का? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखने वाली ये बात होगी कि स्पर्श आपको देगा या नहीं देगा, या फिर वो मार्च की पेंशन के बाद ही देगा। दोस्तों, इसके बारे में मैंने नोडल ऑफिसर से भी बात करी थी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पीएनबी ने पेंशनर को होली से पहले ही डीआर का एरियर दे दिया, जो पंजाब नेशनल बैंक से पेंशन ले रहे हैं। अब दोस्तों, और बैंकों ने अभी नहीं दिया है, ना ही अभी स्पर्श ने दिया है। तो दोस्तों, अगर पीएनबी ने दे दिया तो फिर और बैंकों को भी देना चाहिए, स्पर्श को भी देना चाहिए। दोस्तों, इनका रैंक था हवलदार, इनकी थी 21,782। तो सीधा मैंने इसका किया 4%, तो आता है 872 रुपए। तो यही 872 रुपए 2 बार आ रखे हैं पेंशनर के खाते में, जैसा कि आप देख रहे हैं 872 रुपए 872। ये देखिए दोस्तों, 2 बार आ रखा है, यानी 2 महीने का इनको मिल गया, जनवरी का, फरवरी का। अच्छी बात है दोस्तों, मिल गया। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि जो स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हैं वो भी फिर जल्दी एरियर दे दे, हो सके तो होली से पहले ही दे दे, ताकि थोड़ी अच्छी होली मन जाए। दोस्तों, मंडे को होली है, तो उससे पहले ही अगर मिल जाए तो ये अच्छी बात होगी। जिस तरीके से पीएनबी ने दे दिया, ऐसे फिर स्पर्श भी दे दे। मैं गुजारिश करता हूं कि आपको होली से पहले मिल जाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। बुरी खबर मिली। जी हां दोस्तों, अगर कुछ खुशखबरी भी है तो फिर एक आध बुरी खबर भी है, और ये उन पेंशनर के लिए है जिनका रैंक ऑनरी नायब सूबेदार है, जो 2006 से पहले आए हैं। जी हां दोस्तों, मैंने कल वीडियो में बताया था कि एक आध दिन में या फिर एक हफ्ते में आपका फैसला आ सकता है दिल्ली एएफटी से। और दोस्तों, ये फैसला आ तो गया, लेकिन ऑनरी नायब सूबेदार के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं गया। अभी इसका जजमेंट अपलोड भी हो जाएगा, फिर दोस्तों और मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन दोस्तों, खबर ये निकल के आई है, प्री 2006 ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलने का केस सरकारी पक्ष में चला गया है। जी हां दोस्तों, जो ये केस था ये सरकारी पक्ष में चला गया है, यानी पेंशनर के फेवर में नहीं गया है। बहुत दुखद है दोस्तों, ये फैसला अब ऑनरी नायब सूबेदार के पक्ष में नहीं गया है। लंबे इंतजार का कोई फायदा नहीं मिला। हम इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये फैसला आ जाएगा, ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल पाएगी जो 2006 से पहले के। लेकिन दोस्तों, ये मामला फिर से लटक गया है, और अब तो ये पेंशनर के फेवर में आए ही नहीं है। ये बहुत दुखद खबर है। तो दोस्तों, एक बात मेरे समझ नहीं आई, जब आपको एरियर दे दिया 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का 631 सर्कुलर के अकॉर्डिंग, जो 2006 के बाद आए हैं उनको भी रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दे दी एमएससीपी लगाने के बाद, तो फिर जो 2006 से पहले आए हैं उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? और केस भी अब सरकारी पक्ष में चला गया है, केंद्र सरकार के पक्ष में चला गया है। ऐसा क्यों? कब तक पेंशनर को परेशान किया जाएगा? कब तक पूर्व सैनिकों को परेशान किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा? यह मैं सवाल पूछता हूं। कुछ तो ऐसा दिखाई दे कि गवर्नमेंट पेंशनर के फेवर में कर रही हो, पूर्व सैनिकों के फेवर में कर रही हो। सब कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। मैं ये सवाल पूछता हूं गवर्नमेंट से। दोस्तों, बहुत ही दुखद खबर है। हमने सारी उम्मीद लगाई थी कि सब कुछ पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, जल्दी से जल्दी ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। दोस्तों, इसी पे ये सर्कुलर था, सर्कुलर 631। दोस्तों, इसके आधार पे जितने भी ऑनरी नायब सूबेदार थे उनको एरियर दे दिया था 2006 से 2014 तक का, बस पेंशन ही तो देनी थी। दोस्तों, अब ये केस जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कोर्ट केस हो सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला करे। लेकिन दोस्तों, ये मामला फिर से अटक गया है 2 से 3 सालों के लिए। अब फिर इतनी जल्दी फैसला नहीं आएगा अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाता है। मेरे समझ में ये नहीं आता कि गवर्नमेंट कब पूर्व सैनिकों का हक देगी, चाहे कोई सा भी केस हो। बहुत दुखद है दोस्तों, लंबा इंतजार भी करा तब भी कोई नतीजा नहीं आया, उल्टा फैसला सरकार के पक्ष में चला गया। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। स्पर्श के नोडल अधिकारी ने बताया अभी मार्च की पेंशन प्रोसेस में नहीं लगी है। दोस्तों, जैसे ही पीएनबी ने डीआर का एरियर क्रेडिट करा पेंशनर के खाते में, तो डायरेक्ट मैंने स्पर्श के नोडल ऑफिसर से बात करी। मैंने उनसे पूछा कि जिस तरीके से पीएनबी के जो पेंशनर थे, जो पीएनबी से पेंशन ले रहे थे,
उनको डीआर का एरियर मिल गया, तो क्या स्पर्श भी डीआर का एरियर दे सकता है होली से पहले या फिर 31 मार्च से पहले? दोस्तों इन्होंने बताया कि अभी मार्च की पेंशन प्रोसेस में नहीं लगी है और ना ही अभी डीआर का एरियर प्रोसेस में लगाया है। तो जैसा आपको पता है कि आज 21 तारीख है, तो आज की डेट में अभी कुछ भी आपका प्रोसेस में नहीं लगा है। इवन मार्च की पेंशन भी अभी प्रोसेस में नहीं लगाई है और ना ही अभी डीआर का एरियर प्रोसेस में लगा है। ये आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा कि कब आपको मैसेज मिलता है मार्च की पेंशन का या फिर कब आपको डीआर का एरियर मिलता है। लेकिन स्पर्श के नोडल ऑफिसर ने बता दिया कि इस बार मैसेज मिलने में देरी हो सकती है। अभी मैसेज भी ट्रिगर नहीं करें, अभी मैसेज भी आपके प्रोसेस में नहीं करें। फिर क्या लिखा है, इस महीने के आखिरी दिनों में पेंशन प्रोसेस करेंगे। जी हां दोस्तों, इस महीने के 3 से 4 दिन पहले आपकी पेंशन प्रोसेस में कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे आपके खाते में पेंशन आएगी। लेकिन दोस्तों डीआर का एरियर भी अभी प्रोसेस में नहीं हुआ आज की डेट तक और अभी पेंशन भी प्रोसेस में नहीं करी है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे और इंतजार करना होगा। और दोस्तों मैं ये चाहता हूं कि आपको मार्च में ही डीआर का एरियर मिल जाए स्पर्श की तरफ से, जिस तरीके से पीएनबी ने दिया। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। पीएमआर को ओआरओपी 2 तो नहीं मिला और रिजर्विस्ट को ओआरओपी नहीं मिला। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है जो प्री मेच्योर आए हैं उनको ओआरओपी 2 तो नहीं मिला। ऐसी जो रिजर्विस्ट है उनको भी ओआरओपी नहीं मिला। लेकिन 8th सीपीसी में 8वें पे कमीशन पे इनको फायदा मिलेगा, इनकी पेंशन भी बढ़ोतरी होगी। जैसा आपको पता है रिजर्विस्ट अभी कितनी पेंशन ले रहे हैं, 9,000 रुपए, बल्कि सिपाही की 1/3 भी उनकी पेंशन नहीं बन रही। तो दोस्तों सिर्फ 9,000 ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही 8वां पे कमीशन आएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अप्रॉक्स बता रहा हूं, अगर 8वां पे कमीशन आएगा तो फिर पीएमआर को भी फायदा मिलेगा, रिजर्विस्ट को भी फायदा मिलेगा, जितने भी पेंशनर हैं हर एक को फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ओआरओपी से बढ़कर क्या है, 8वां पे कमीशन। 8वां पे कमीशन है ओआरओपी से बढ़कर, जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि इतने तक इतने आए इनको नहीं मिलेगा, ये पीएमआर हैं, ये रिजर्विस्ट हैं, ये फलाना है, ये ढिमका है, इनको नहीं मिलेगा। ऐसा 8 सीपीसी में कुछ नहीं है। तो ओआरओपी से ज्यादा फायदा आपको बढ़कर मिलेगा 8 सीपीसी में। हर एक की पेंशन बढ़ेगी, हर एक को फायदा मिलेगा, चाहे वो पीएमआर हो, चाहे वो रिजर्विस्ट हो, चाहे वो नॉर्मल पेंशनर हो, चाहे वो डिफेंस के पेंशनर हो, चाहे वो स्टेट के पेंशनर हो, जितने भी पेंशनर्स हैं हर एक को 8 सीपीसी में फायदा मिलेगा। तो इसलिए 8वां पे कमीशन आना बहुत जरूरी है। भगवान से प्रार्थना करिए कि 8वां पे कमीशन आए आए आए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। इस वीडियो को आप हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी जानकारियां, नई नई जानकारियां आपको सिर्फ इस चैनल के माध्यम से पता लगती है। थैंक यू सो मच।